हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्री बीडीएस महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में। आइए आपको लेके चलते हैं डीएलएड 4th सेमेस्टर के शैक्षिक प्रबंधन के क्लास में, जहां हमें आज चर्चा करना है संस्थागत नियोजन के क्षेत्र के ऊपर। यानी इससे पहले हमने पढ़ा था संस्थागत नियोजन किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इसके महत्व क्या है। आज हम लोग जानेंगे संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। यानी आप लोगों को पहली वीडियो के अनुसार हमने बताया था कि संस्थागत नियोजन किसे कहा जाता है। तो संस्थागत का अर्थ होता है संस्था के अंतर्गत आने वाले हर एक क्रियाकलाप। और इसके बाद नियोजन का अर्थ होता है योजना बनाना। यानी संस्थागत नियोजन से तात्पर्य अब ये है कि संस्था के अंतर्गत आने वाले हर एक क्रियाकलापों का योजना बनाना संस्थागत नियोजन का कहलाता है। तो अब हम ये जानेंगे कि संस्थागत नियोजन यानी वो कौन कौन से क्रियाकलाप है किसी संस्था के जिसमें कि योजना बनाई जा सकती है, उसी को कहा गया है संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। तो आइए हम जानते हैं संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। तो ये संस्थागत नियोजन के कितने क्षेत्र हैं। तो मुख्य रूप से जैसे कि ये जो संस्थागत नियोजन है, देखिए संस्थागत नियोजन, ये जो संस्थागत नियोजन है मुख्य रूप से इसके दो क्षेत्र हैं। पहला भौतिक और दूसरा नंबर है एकेडमिक। यानी जो हमारा संस्थागत नियोजन के क्षेत्र है, संस्थागत नियोजन के क्षेत्र वो दो है, एक तो भौतिक और दूसरा एकेडमिक। भौतिक और एकेडमिक दो संस्थागत नियोजन के क्षेत्र है। तो आइए अब हम जानते हैं कि भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत संस्थागत नियोजन में कौन कौन से तथ्य या कौन कौन से पहलू आते हैं। तो भौतिक के अंतर्गत पहला नंबर जो आ गया, पहला नंबर वो है कक्षा भवन का निर्माण। यानी किसी संस्था के अंतर्गत हम कक्षा भवन का निर्माण करते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को अध्ययन करने में सुविधा उपलब्ध हो। तो वो संस्थागत नियोजन के किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो वो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी अब हम कहेंगे कि संस्थागत नियोजन के दो क्षेत्र हैं, पहला तो भौतिक और दूसरा हमारा जो है एकेडमिक है, दूसरा एकेडमिक। अब भौतिक के अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाकलाप निहित हैं, तो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत पहला है कक्षा भवन का निर्माण। यानी कक्षा भवन का हम निर्माण करते हैं तो ये संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। दूसरा हमारा नंबर है, यानी दूसरा जो क्षेत्र है वो पुस्तकालय का विस्तार। यानी आप कहें कि दूसरा जो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है पुस्तकालय का विस्तार। तीसरा नंबर का जो है वो है विद्यालय में पानी की व्यवस्था। और चौथा नंबर है खेल के मैदान का विस्तार। यानी अब कहे कि संस्थागत नियोजन के दो क्षेत्र जिसमें कि पहला भौतिक दूसरा है एकेडमिक। तो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा भवन का निर्माण आता है, पुस्तकालय का विस्तार, यानी किसी विद्यालय में पुस्तकालय है जिसको लाइब्रेरी कहा जाता है, तो लाइब्रेरी का जो विस्तार किया जाता है इसके संबंध में अगर योजना बनाई जाती है तो वो संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तीसरा नंबर है विद्यालय में पानी की व्यवस्था। यानी पानी की भी व्यवस्था की जाए तो वो भी भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत। खेल के मैदानों का के विस्तार संबंधित बात हो तो ये भी इसके भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पांचवा नंबर जो इसका है क्षेत्र वो है छात्रों की
संख्या में विस्तार। यानी अब हम ये कह सकते हैं कि संस्थागत नियोजन के दो क्षेत्र, जिसमें पहला क्षेत्र भौतिक, दूसरा क्षेत्र एकेडमिक। तो भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत कक्षा भवन का निर्माण आएगा, पुस्तकालय का विस्तार आएगा, विद्यालय में पानी की व्यवस्था आएगी, खेल के मैदान का विस्तार आएगा और छात्रों की संख्या में विस्तार। ये सब संस्थागत नियोजन के भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। अब दूसरा नंबर पर आते हैं एकेडमिक, कि एकेडमिक के अंतर्गत कौन कौन से वो क्षेत्र आते हैं। तो इस एकेडमिक को भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है, दो पार्टों में। एक जो पहला पार्ट है वो पाठ्यक्रम संबंधित है, पाठ्यक्रम संबंधित। इस एकेडमिक के अंतर्गत भी दो क्षेत्र आते हैं। पहला क्षेत्र है पाठ्यक्रम संबंधी और दूसरा जो क्षेत्र है वो है दूसरा क्षेत्र पाठ्य सहगामी। यानी अब कहें कि इस एकेडमिक को भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला जो पार्ट है, पहला पार्ट देखिए ये है भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत। अब ये एकेडमिक है, दो पार्टों में विभाजित। पहला जो पार्ट है हमारा वो पाठ्यक्रम संबंधी और दूसरा जो पार्ट है वो है पाठ्य सहगामी। तो पाठ्यक्रम संबंधित क्या होता है, यानी अब हमें योजना वहां बनाना है एकेडमिक के क्षेत्र में जहां पर पाठ्यक्रम संबंधित। तो पाठ्यक्रम क्या होता है कि किस विषय पर छात्रों को ज्ञान दिया जाता है, उसका मेथड क्या होना चाहिए, उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किस किस वस्तुओं को समाहित करना चाहिए जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। तो वो पाठ्यक्रम संबंधी है। यानी पाठ्यक्रम संबंधी के अंतर्गत जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास, जैसे कि नैतिक विकास, चारित्रिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, ये सारे जो विकास हैं इसमें सम्मिलित हो, ऐसे हमें पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए या ऐसे पाठ्यक्रम संबंधित योजना बनानी चाहिए। तो इसमें पाठ्यक्रम संबंधी में मुख्य रूप से जो पहला आता है, पहला क्षेत्र वो है छात्रों के लेख में सुधार। यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा समाहित करना चाहिए या पाठ्यक्रम के संबंध में ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जैसे कि छात्रों के लेख में, यानी जो छात्रों की लिखने की कला है, वो जो उनकी हैंड राइटिंग है उसमें सुधार हो, ये उनके लेख में सुधार हो। इसके बाद पाठ्यक्रम संबंधित दूसरा जो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है या दूसरा जो क्षेत्र है जिसमें योजना बनाने की जरूरत है या जो संस्थागत नियोजन के क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वो है अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति। यानी अब कहें कि पाठ्यक्रम संबंधित योजना के अंतर्गत हम अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति को भी सम्मिलित करेंगे कि यदि अच्छा अध्यापक नहीं होगा तो वो बच्चों के का सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु की जो महिमा है, यानी गुरु जो होता है अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके चलता है। तो यदि अच्छा अध्यापक होगा जो अपने विषय का स्पेशलिस्ट होगा, वही छात्रों को उसके बारे में अच्छा ज्ञान प्रदान कर सकता है। तो अब हम संस्थागत नियोजन के क्षेत्र के अंतर्गत इस बात का भी ध्यान देंगे कि अच्छे अध्यापक हो ताकि छात्रों का विकास उससे क्या किया जा सके, संपन्न कराया जा सके, यानी वो छात्रों को उचित शिक्षा प्रदान कर सके। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो पाठ्यक्रम संबंधित में है विभिन्न विषयों के कक्ष में सुधार। यानी विभिन्न विषयों के कक्ष में सुधार, ये तीसरा पॉइंट है। एकेडमिक के पाठ्यक्रम संबंधित क्षेत्र में तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न विषयों के कक्ष में सुधार किया जाए। यानी अगर कोई संस्था है और उसमें तमाम प्रकार के कक्ष हैं, किसी में मैथ का सब्जेक्ट चल रहा है, किसी में सोशल साइंस का सब्जेक्ट चल रहा है, किसी में इंग्लिश चल रही है, किसी में विज्ञान चल रहा है, तो ये सारे जो विषय हैं अलग अलग कक्ष में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अलग अलग कक्षों में इनकी पढ़ाई की जा रही है।
तो हम बस ये देखेंगे कि जो अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग कक्ष हैं इनमें सुधार किया जाए, यानी इनमें जो पढ़ाने के लिए अध्यापक हैं वो अच्छी कैटेगरी के और गुणवत्तापूर्ण हो, यानी उनके अंतर्गत उनके अंदर में जो क्षमता हो वो छात्रों को ज्ञान देने की अच्छी क्षमता हो, और जो अध्यापक हो वो अनुभवी होना चाहिए। इससे हम विभिन्न प्रकार के जो भी विषय संचालित की जा रही है किसी संस्था के अंतर्गत उसमें हम सुधार कर सकते हैं या उसके कक्ष की हम सुधार कर सकते हैं। तो ये 3 जो मुख्य पॉइंट है पाठ्यक्रम संबंधित है। इसके बाद पाठ्य सागामी यानी पढ़ने के लिए और कौन कौन से सहायक हैं, यानी किसका किसका सहयोग लेकर हम और शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हैं। आप जैसे हम कहने का मेरा मतलब ये है कि पाठ्य सहगामी यानी पाठ्यक्रम के लिए यानी पढ़ने के लिए सहगामी यानी किसका साथ अभी हमें लेना चाहिए या किस किस का साथ लेना चाहिए, ये पाठ्य सहगामी के अंतर्गत इसमें योजना तैयार की जाती है। तो अब पाठ्य सहगामी के अंतर्गत हम कह सकते हैं कि पाठ्य सहगामी के अंतर्गत कि विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, यानी विभिन्न क्रियाओं का हम आयोजन करके, जैसे कि एनुअल फंक्शन हो गया, वार्षिक उत्सव हो गया, कुछ शिक्षा सम्मेलन हो गया, कुछ सामाजिक सम्मेलन हो गया, इस तरह का हम किसी संस्था में आयोजन करके छात्रों के चारित्रिक विकास और नैतिक विकास तथा उनके पढ़ने की रुचि को डेवलप कर सकते हैं। तो ये पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं, यानी तमाम तरह का आयोजन करके। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें जो आता है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके या स्थापना संबंधित। तो दूसरा जो इस पाठ्य सहगामी का क्षेत्र आता है वो है शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना, यानी शिक्षक अभिभावक संघ की हम स्थापना कर दें तो इससे शिक्षक और अभिभावक दोनों एक साथ मिलकर बच्चों के सर्वांगीण विकास में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। तो ये भी पाठ्य सहगामी के ही अंतर्गत का क्षेत्र है, यानी कि शिक्षक अभिभावक संघ का संगठन। इसके बाद तीसरा है विद्यालय के अनुशासन संबंधी सुधार, यानी पाठ्य सहगामी के अंतर्गत ये विद्यालय का अनुशासन जो है ये भी काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, यानी ये जो पाठ्य सहगामी के अंतर्गत जो क्षेत्र है विद्यालय के अनुशासन संबंधित, यानी बिना अनुशासन के किसी भी संस्था के अंतर्गत उस संस्था को बढ़ाया नहीं जा सकता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि यदि जहां अनुशासन की कमी हो वहां का जो प्रगति स्तर होता है थोड़ा निम्न होता है। अनुशासन में रहकर किसी संस्था की प्रगति संभव है। तो ये भी अनुशासन के में सुधार जो करना है, विद्यालय के अनुशासन में जो सुधार करने की कला है वो पाठ्य सहगामी के अंतर्गत आता है, और इससे किसी संस्था का क्या होता है, डेवलप होता है या विकास होता है, और इससे छात्रों को एक आत्मनिर्भरता की जो होती है सीख मिलती है। तो हम अब बात किए थे जो हम आते हैं एक बार फिर से अपने मुख्य बिंदु की तरफ, और ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो मुख्य रूप से संस्थागत नियोजन के जो 2 क्षेत्र हैं, एक क्षेत्र है भौतिक और दूसरा क्षेत्र है एकेडमिक। अब भौतिक और एकेडमिक है तो किसी संस्था के अंतर्गत योजना जो बना रहे हैं हम, उसका क्षेत्र 2 प्रकार का है, एक भौतिक है और एकेडमिक। तो आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन जरूर उठेगा कि जो भौतिक क्षेत्र है उसके अंतर्गत कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित है, या उसके अंतर्गत किस किस कार्यक्रम के बारे में हम योजना तैयार कर सकते हैं। तो भौतिक के अंतर्गत पहला है कक्षा भवन का निर्माण, यानी विद्यालय के या किसी संस्था के कक्षा भवन का निर्माण करने की योजना बनाई जाए। दूसरा ये है पुस्तकालय का विस्तार। तीसरा है विद्यालय में पानी की व्यवस्था, यानी अच्छे तरीके से पानी सबको विद्यालय में उपलब्ध हो और फिल्टर युक्त पानी हो, यानी अच्छे पानी हो जो पीने में असिद्ध हो, बीमारी रहित हो, ये बीमारी उसमें न हो, ऐसे पानी की व्यवस्था
करना, ये भी भौतिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसके बाद विद्यालय में खेल का जो मैदान हो उसमें भी विस्तार, ताकि बच्चों का शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहे। इसके बाद छात्रों की संख्या में भी विस्तार है कि ये भी ध्यान दिया जाए कि किसी विद्यालय है या कोई संस्था है उसमें छात्रों की संख्या बढ़ती रहे और इसके लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो ये भी जितने पॉइंट है, कक्षा भवन का निर्माण, पुस्तकालय का विस्तार, विद्यालय में पानी की व्यवस्था, खेल के मैदान का विस्तार और छात्रों की संख्या में विस्तार, ये आते हैं भौतिक क्षेत्र में। अब इसके बाद दूसरा है संस्थागत नियोजन का जो क्षेत्र है वो दूसरा क्षेत्र है एकेडमिक। एकेडमिक को भी दो पार्टों में विभाजित किया गया है। पहला पार्ट है पाठ्यक्रम संबंधित और दूसरा जो पार्ट है वो है पाठ्य सहगामी। तो अब ये मन में फिर आपके विचार उठेगा कि पाठ्यक्रम संबंधित कौन कौन से क्षेत्र हैं। तो पाठ्यक्रम संबंधित जो क्षेत्र है वो छात्रों के लेख में सुधार करना, यानी हम पाठ्यक्रम में ऐसा आलेख बोलना या फिर ऐसा कोई आयोजन करवाएं जैसे कि नकल लिखवाना, ये सब आयोजन करवाएं जिससे कि छात्रों का जो लेख है उसमें सुधार हो, और जब छात्रों के लेख में सुधार होगा तो उनके पाठ्यक्रम में सुधार होगा। दूसरा, इसके बाद अच्छे अध्यापकों की नियुक्ति है। ये पाठ्यक्रम संबंधित है कि यदि अच्छे अध्यापक होंगे तो बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे और अच्छी शिक्षा देंगे तो उससे बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा जो हमारा क्षेत्र है वो है विभिन्न विषयों के कक्ष में सुधार, यानी कि जो तमाम प्रकार के विषय आज के युग में जो संस्था है उसमें हर एक सब्जेक्ट का संचालन किया जा रहा है, और हर एक जो सब्जेक्ट का संचालन हो रहा है उसके जो संचालन करता है या उनके जो विद्वान है वो अच्छे हो, यानी अनुभव युक्त हो, जिससे कि छात्रों में सुधार किया जा सके। इसके संबंध में भी कि जो विभिन्न विषयों के कक्ष है इसमें भी क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट आता है, एकेडमिक का दूसरा पॉइंट है पाठ्य सहगामी। और पाठ्य सहगामी के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं ये भी प्रश्न एक उठेगा। तो ये जो क्षेत्र है विभिन्न क्रियाओं का आयोजन, यानी विद्यालय के अंतर्गत विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाए, जैसे कि सामाजिक सम्मेलन हो, शिक्षा का सम्मेलन हो, एनुअल फंक्शन हो, वार्षिक उत्सव हो, ये तमाम प्रकार के आयोजन किया जाए जिससे कि छात्रों का नैतिक उत्थान हो, छात्रों का बौद्धिक विकास हो, एक दूसरे में समानता का स्तर पैदा हो। इस तरह से ये विभिन्न क्रियाओं का आयोजन किया जाए ताकि छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सके। इसके बाद शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, यानी शिक्षक और अभिभावक संघ की विद्यालय में स्थापना की जाए, जिससे कि शिक्षक और अभिभावक दोनों मिलकर विद्यालय के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए या विद्यालय की शिक्षा के प्रगति के लिए अपना योगदान दे, ताकि विद्यालय के बच्चे शिक्षित हों, और विद्यालय के जब बच्चे शिक्षित होंगे तो उस क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे, और जब उस क्षेत्र के बच्चे शिक्षित होंगे तो उस राज्य के, उस देश के बच्चे शिक्षित होंगे, और जब बच्चे शिक्षित होंगे तो वो राष्ट्र विकसित अवस्था की ओर गतिशील होगा और वो अपना विकसित यानी आत्मनिर्भर दशा वाली अर्थव्यवस्था के रूप में गिना जाएगा। तो यहाँ शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके विद्यालय के सर्वांगीण विकास में हम सहयोग कर सकते हैं। इसके बाद विद्यालय के अनुशासन संबंधी सुधार, यानी विद्यालय का जो अनुशासन संबंधित सुधार है इसमें भी, यानी अनुशासन हमें ये ध्यान देना है कि सभी जो बालक हैं, सभी जो अध्यापक हैं वो अनुशासन के अंतर्गत रहे, अपनी सीमा के अंतर्गत रहे। यदि अनुशासन में रहना सीख जाएंगे तो सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का बोध होगा, और इससे विद्यालय के या फिर किसी संस्था में अनर्गल घटनाएं घटेगी नहीं, और इससे जब अनर्गल घटनाएं नहीं घटेगी तो शिक्षा के क्षेत्र में उत्थान होगा, बच्चों का चारित्रिक विकास होगा। तो ये थे संस्थागत नियोजन के क्षेत्र। अगला जो हमारा पॉइंट है उसको पढ़ना है, प्रबंधन का अर्थ या प्रबंधन किसे कहते हैं। तो आइए हम आप लोगों के सामने अब रखेंगे प्रबंधन। हम उम्मीद करते हैं कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि संस्थागत नियोजन के क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके अंतर्गत कौन कौन से क्रियाकलाप सम्मिलित हैं। इसके बाद आइए हम आपको लेके चलते हैं सीधे प्रबंधन की तरफ कि प्रबंधन किसको बोला जाता है। देखिए प्रबंधन, अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्रबंधन का अर्थ। आइए
अब हम चर्चा करेंगे प्रबंधन के अर्थ पर कि प्रबंधन किसको कहा जाता है। तो प्रबंधन को पहले ही वीडियो में हमने बताया था कि इसका जो सीधा सा छोटा मोटा अर्थ है वो है व्यवस्था करना। तो अब आज डिटेल में प्रबंधन का अर्थ हम लोग पढ़ेंगे कि प्रबंधन किसको कहा जाता है। तो आइए हम नजर डालते हैं प्रबंधन के अर्थ के ऊपर। तो सरल शब्दों में हम कहें कि व्यक्तियों से संगठन में कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है, या प्रबंधन का अर्थ जो है उसको हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि व्यक्तियों से संगठन में या समूह में कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। इसी को जेम्स लुंडे ने बताया है। जेम्स लुंडे, जो जेम्स लुंडे हैं वो प्रबंधन के रूप में बताए हैं, या प्रबंधन का जो अर्थ है वो बताए हैं कि प्रबंधन मुख्य रूप से जो है, जैसे कि आप लोगों के सामने हमने प्रबंधन का अर्थ बताया, और वो प्रबंधन का जो अर्थ है वो सीधे से शब्दों में या सरल शब्दों में ये कहा जाए कि व्यक्तियों से संगठन में कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। इसी को जेम्स लुंडे ने बताया कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए प्रयासों को नियोजित समन्वित अभिप्रेरित और नियंत्रित। यानी जेम्स लुंडे ने कहा कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट प्रयासों के लिए या किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की कला है। अब एक बार फिर हम प्रबंधन का अर्थ आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी प्रबंधन का जो सीधा सा अर्थ है, या सरल शब्दों में इसका अर्थ हम कह सकते हैं कि व्यक्तियों से संगठन में कार्य कराने की कला ही प्रबंधन कहलाती है। इसी को जेम्स लुंडे ने बताया कि प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की क्या है, कला है। यानी प्रबंधन मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए या किसी विशिष्ट उद्देश्यों के प्रयासों के लिए नियंत्रित, अभियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियोजित करने की कला है। इसको जेम्स लुंडे ने बताया है। तो अब जो प्रबंधन है उसको आइए हम अब जेम्स लुंडे की परिभाषा को आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में हम समझा रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रबंधन है वो क्या है। तो देखिए, प्रबंधन यानी जेम्स लुंडे ने बताया कि प्रबंधन किसी भी विशिष्ट उद्देश्य, यानी कोई अगर संस्था है, मान लीजिए कि कोई संस्था है और उसका प्रमुख उद्देश्य है शिक्षा का विस्तार करना, और शिक्षा का विस्तार तभी होगा जब बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो मुख्य रूप से क्या है, किसी संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा का सर्वांगीण विकास करना, या शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना। तो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए किसी संस्था का एक प्रबंधक होता है, यानी एक प्रबंधक होता है जिसको कि व्यवस्थापक बोलते हैं। तो ये प्रबंधक उस संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अपने प्रयासों के द्वारा एक योजना तैयार करता है, जिससे कि उस उद्देश्य की प्राप्ति की जाए। तो उसी को जेम्स लुंडे ने बताया है कि प्रबंधन जो है वो मुख्य रूप से किसी विशिष्ट उद्देश्यों के लिए किए गए प्रयासों को
यानी प्रबंधन जो है मुख्य रूप से किसी विशिष्ट, और वो विशिष्ट उद्देश्य क्या है? शिक्षा की प्रगति करना। उसी विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी किए गए प्रयास हैं उनको नियोजित, समन्वित, अभिप्रेरित और नियंत्रित करने की क्या है? कला है। इसी को जेम्स लुंडे ने बताया। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि प्रबंधन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और लेकर आएंगे प्रबंधन की आवश्यकता, प्रबंधन का महत्व। तब तक के लिए सबको नमस्कार, बाय बाय।